ऐसी कहानी है जिसमें क्रांति, बदलाव और सत्ता का खेल सब कुछ है। लेकिन इसी 20वीं सदी को चीन में धर्म के लिए डार्क सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सदियों से चीन की महान सभ्यता जिस तरह से धर्म और आध्यात्मिक शिक्षाओं के सहारे खड़ी हुई थी, उन्हें आधुनिक चीन में सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाने लगा था। 1911 में जब 268 सालों से चीन पर राज कर रही चिंग डायनेस्टी के खिलाफ एक बड़ी क्रांति होती है, तो एक साल के संघर्ष के बाद आखिरकार चीन से 2000 साल के इंपीरियल रूल का अंत हो जाता है। जनवरी 1912 में चीन को रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, रिपब्लिक बनने के बावजूद चीन में उस समय के ट्रेडिशनल रिलीजन्स जैसे बुद्धिज्म, ताओइज्म और कन्फ्यूशनिज्म का गहरा प्रभाव बना रहा। ये धर्म और परंपराएं चीन की एथिक्स और गवर्नेंस का हिस्सा थे। लेकिन नई सरकार मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन को बढ़ावा देने लगी। कन्फ्यूशनिज्म, जो सदियों से चीन की नींव रहा था, उसे फ्यूडल रेमिनेंट कहकर रिजेक्ट किया जाने लगा। लेकिन मजे की बात यह थी कि धर्म पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगाई गई। नई सरकार ने रिलीजियस एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखते हुए उन्हें धीरे धीरे मार्जिनलाइज करना शुरू किया। कई टेम्पल्स को पब्लिक यूज के लिए कन्फिस्केट कर लिया गया और कुछ पर टैक्स लगाया जाने लगा। इस दौरान क्रिश्चियनिटी की थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के चलते कई बार इसे विरोध का सामना करना पड़ा। 1927 के आसपास जब चीन में कुओमिंतांग यानी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा, तब चियांग काई शेक, जो चीन के सबसे बड़े लीडर थे, उन्होंने न्यू लाइफ मूवमेंट शुरू किया, जो कन्फ्यूशियन और क्रिश्चियन वैल्यूज का मिक्सचर था। लेकिन इसका मकसद मॉरल डिसिप्लिन को बढ़ावा देना था, न कि धर्म को मजबूत करना। धीरे धीरे रिलीजन को सोसाइटी से पूरी तरह हटाने की कोशिशें तेज होने लगी। लेकिन दोस्तों, नेशनलिस्ट पार्टी ज्यादा समय तक अपनी पकड़ बनाए नहीं रख सकी और 1927 के बाद से ही एक सिविल वॉर कुओमिंतांग और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच छिड़ गया। लेकिन इस वॉर में कुओमिंतांग लगातार कम्युनिस्ट पार्टी को नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन फिर आया साल 1935, जब कम्युनिस्ट पार्टी की कमान माओ जेडोंग के हाथों में आ गई। 14 साल की लड़ाई के बाद 1949 में माओ जेडोंग की लीडरशिप में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जीत जाती है और रिपब्लिक ऑफ चाइना से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है। अब माओ की सरकार ने आते ही एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की और इसके तहत चाइना को एक एथियस्टिक स्टेट घोषित कर दिया गया, यानी गवर्नमेंट किसी भी तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस या गॉड को मान्यता नहीं देगी। लेकिन दोस्तों, शुरू में माओ ने रिलीजन पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई। उन्हें डर था कि अगर विलेजेस में बड़े रिलीजियस मूवमेंट्स हुए तो वो नई सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत में केवल उन्हीं धार्मिक प्रथाओं को उचित माना गया जो कम्युनिस्ट स्टेट के कंट्रोल में थी या उसे सपोर्ट करती थी। बाकी रिलीजन्स को बैकवर्ड और रिग्रेसिव कहकर दबाया जाने लगा। क्रिश्चियनिटी पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हुए, लेकिन उसके बाद भी कोई रिलीजन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि माओ ने करीब 15 साल बाद 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत कर दी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था धर्म को पूरी तरह से खत्म करना और चाइना को एक एथियस्ट और प्रोग्रेसिव स्टेट बनाना। यह रेवोल्यूशन इतना हिंसक और अमानवीय था कि इसमें धर्म को खत्म करने की कोशिश में 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था, कैसे इसने चीन से रिलीजन को पूरी तरह से मिटा दिया और इसके पीछे माओ का असली एजेंडा क्या था। रीजन बिहाइंड द कल्चरल रेवोल्यूशन एंड रिलीजियस रिप्रेशन इन चाइना। 1949 में चीन में माओ के पावर कंट्रोल करने के बाद दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर कम्युनिज्म का लाल रंग चढ़ चुका था। इसमें चीन और सोवियत संघ दुनिया के 2 सबसे बड़े कम्युनिस्ट स्टेट बन चुके थे। शुरुआत में तो चीन और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सपोर्टिव हुआ करते थे, लेकिन जब 1956 में निकिता क्रुश्चेव यूएसएसआर के नए हेड बनते हैं, तब माओ और निकिता के बीच डिसएग्रीमेंट लगातार बढ़ने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निकिता क्रुश्चेव जब पावर में आए तो उन्होंने अपने प्रीडिसेसर जोसेफ स्टालिन की पॉलिसीज को बदलना शुरू कर दिया और सोवियत में नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत होने लगी।
इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को कम्युनिस्ट आइडिया के खिलाफ मानते हुए माओ और सीसीपी के और बड़े लीडर्स इसका विरोध करने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह से दुनिया में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट की एक नई क्रांति आई है उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और यूएसएसआर में कैपिटलिज्म की शुरुआत हो जाएगी, जिस वजह से माओ लगातार निकिता क्रुश्चेव पर आरोप लगाने लगे। और इसी वजह से सोवियत और चीन के रिश्ते इतने खराब हो गए कि सोवियत ने एक दिन चीन में रेडियो ब्रॉडकास्ट करवाते हुए कहा कि हम चीन में असली कम्युनिज्म लाएंगे और माओ को चीन की सत्ता से हटा दिया जाएगा। इस तरह सोवियत का थ्रेट बन जाना और दूसरी तरफ वियतनाम और बाकी जगहों पर अमेरिका के नए कैपिटलिस्टिक अप्रोच की वजह से माओ को यह डर लगने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पॉसिबल है कि अब उनके देश के लोग भी इस तरह के बदलावों से प्रभावित होने लगे। माओ को अब अपनी पार्टी के लोगों पर भी भरोसा नहीं रहा। उन्हें लगने लगा कि उनकी पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उनके अगेंस्ट उसी कैपिटलिस्टिक आइडिया के लिए काम कर रहे होंगे। 60 के दशक में अभी ये डर माओ को सता ही रहा था कि 1965 में जियांग किंग, जो माओ की तीसरी पत्नी थी, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर चीन के कई जगहों का दौरा किया। जियांग किंग ने यह पाया कि देश भर में कई जगहों पर रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज के नाम पर खुलेआम कम्युनिस्ट लीडरशिप की आलोचना की जा रही है। ये बात माओ के कम्युनिस्ट फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। इसी वजह से माओ ने एक ऐसे रिफॉर्म की शुरुआत करने की कोशिश की जिससे न सिर्फ उसकी पार्टी में बल्कि पूरे देश में जो भी लोग धर्म या कल्चर के नाम पर कम्युनिस्ट आइडिया का विरोध करने के बारे में सोच रहे थे, उन्हें जड़ से खत्म किया जाए। इसीलिए 1966 में माओ ने चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत की। इसके जरिए उन्होंने अपनी सत्ता और विचारधारा को सुरक्षित करने की कोशिश की और इसी कोशिश ने चीन में धर्म और वहां के ट्रेडिशन को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया, जिसे आइए डिटेल में समझते हैं। हाउ डिड द कल्चरल रेवोल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन चाइना? 16 मई 1966 बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कुछ टॉप लीडर्स ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में रिलीज किया। यह डॉक्यूमेंट असल में पार्टी की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन में माओ जेडोंग के उन थ्रेट्स का जिक्र था जिन्हें वो चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के लिए खतरा मानते थे। नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि देश में और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी बहुत से बुर्जुआ सोच वाले लोग घुसपैठ कर चुके हैं, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना में रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी को हटाकर फिर से कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी वाली डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन एक तरह से उन कैपिटलिस्टिक रूलर्स को पहचानने और उन्हें खत्म करने का संदेश था। इसमें माओ ने कहा कि एक नई क्रांति की जरूरत है जो समाज के हर कोने तक पहुंचे और फॉर ओल्ड्स को मिटा दे। फॉर ओल्ड्स का मतलब था ओल्ड आइडियाज, ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड कल्चर और ओल्ड हैबिट्स ऑफ माइंड। इन्हीं फॉर ओल्ड्स को खत्म करने की कोशिश को सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रेवोल्यूशन कहा गया। इस क्रांति की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के छात्रों से हुई। माओ ने रेड गार्ड्स नाम का एक मूवमेंट शुरू किया जो युवा पीढ़ी का संगठन था। इन्हीं रेड गार्ड्स ने इस क्रांति को लीड किया। ये छात्र माओ के आदेश पर बड़े जोश और जुनून के साथ समाज के हर उस हिस्से को खत्म करने लगे जो पारंपरिक या पूंजीवाद सोच का प्रतीक था। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तोड़े जाने लगे। पुरानी किताबें और ऐतिहासिक स्मारक जला दिए गए। हर जगह माओ की सोच को प्रमोट करने वाले पोस्टर्स और नारे लगाए गए। समाज में डर का माहौल बन गया क्योंकि किसी भी व्यक्ति को काउंटर रेवोल्यूशनरी कहकर निशाना बनाया जा सकता था। इस दौरान यह आइडिया फैलाया गया कि धर्म एक अफीम है जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बाधा बनता है। रेड गार्ड्स और पार्टी के लोगों ने धार्मिक लोगों पर दबाव डाला कि वो अपने विश्वास छोड़ दें। जो लोग नहीं माने उन्हें रिएक्शनरी कहकर सजा दी गई। कई लोगों को मार दिया गया या री एजुकेशन कैंप्स में भेज दिया गया, जहां उन्हें पार्टी की विचारधारा अपनाने के लिए टॉर्चर किया गया। धार्मिक स्थलों को लूटना और तोड़ना आम बात हो गई थी। इस पूरी प्रक्रिया में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने शासन को और मजबूत किया और लोगों का ध्यान नई विचारधारा की तरफ मोड़ दिया। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। समाज में कई लोग अपनी परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए थे। इस तनाव को संभालने के लिए माओ और उनकी टीम ने प्रचार और डर दोनों का इस्तेमाल किया। माओ के लिटिल रेड बुक को लगभग धार्मिक प्रतीक की तरह पेश किया गया। जो लोग इस नई व्यवस्था को नहीं मानते थे उन्हें अपमानित किया गया और उनकी सामाजिक स्थिति खत्म कर दी गई। सांस्कृतिक क्रांति का असर सिर्फ धार्मिक और पारंपरिक चीजों तक सीमित नहीं रहा।
ये आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी एक सफाई अभियान बन गया। माओ के विरोधी जो उनके विचारों से असहमत थे, उन्हें क्लास एनिमी कहकर निशाना बनाया गया। पार्टी के अंदर कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें स्ट्रगल सेशंस में अपमानित किया गया। 1966 में शुरू हुई इस क्रांति का अंत तब हुआ जब माओ जेडोंग का 9 सितंबर 1976 को निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सीसीपी के दूसरे नंबर के नेता हुआ गुओफेंग ने सत्ता संभाली। 6 अक्टूबर 1976 को 4 लोगों का गिरोह कहे जाने वाले माओ के करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर सांस्कृतिक क्रांति की ज्यादतियों के लिए दोषी ठहराया गया और माओ की प्रतिष्ठा को आधिकारिक तौर पर बेदाग रखा गया। 6 अक्टूबर 1976 तक चीन में धर्म सार्वजनिक रूप से पूरी तरह खत्म हो चुका था। जो लोग अपने बिलीफ से जुड़े रहे वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सीक्रेटली करते रहे, लेकिन ऐसा करने वालों की संख्या बेहद कम रह गई थी। लेकिन इस तरह के कल्चरल रिप्रेशन की वजह से चीन की दुनिया भर में बहुत बेइज्जती हुई। चूंकि 1978 से ही चीन में नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू हो गए थे। चीन दुनिया की फैक्ट्री बनने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की आस लगाए बैठा था, मगर पिछले एक दशक में चीन की छवि दुनिया में ऐसी नहीं बची थी कि कोई भी बड़ा देश वहां पर इन्वेस्ट करे। इसीलिए चीन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ ही साथ कुछ सोशो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की भी जरूरत थी और किसी भी तरह से इस कल्चरल रेवोल्यूशन के दाग को साफ करना था। इन्हीं सब कारणों की वजह से 4 दिसंबर 1982 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और सरकार ने उसे अडॉप्ट किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कल्चरल रेवोल्यूशन के दाग धोने की कोशिश हुई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा रिफॉर्म रिलीजन को लेकर ही किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस रिलीजन को अंधविश्वास और कम्युनिस्ट चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बताकर उसे 10 सालों तक लगातार खत्म करने की कोशिश की गई, उसी देश में जब 1982 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस फ्रीडम की घोषणा की जाती है। चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 के अंडर वहां के नागरिकों को रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार दिया गया, जिसे पोस्ट माओ एरा में एक लिबरल पॉलिसी की तरह देखा गया। लेकिन इसकी भी असलियत कुछ और ही थी। चीन की एक ऐसी चाल थी जिसमें न केवल अपने लोगों को बल्कि दुनिया को भी गुमराह किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम के साथ ही साथ रिलीजन पर स्टेट के कंट्रोल को भी एस्टैब्लिश कर दिया गया, यानी केवल सरकार द्वारा अप्रूव्ड धर्मों या धार्मिक संस्थानों को ही चाइना में प्रैक्टिस करने की अनुमति थी। टेम्पल्स, मॉस्क्स और चर्चेस को सरकार के साथ रजिस्टर करना जरूरी था। साथ ही साथ उन रिलीजियस प्लेसेस के लीडर्स भी सरकार द्वारा चुने जाते थे ताकि वे कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही रिलीजियस फ्रीडम के सुनहरे दौर में भी हर एक रिलीजियस गैदरिंग और सर्मन्स को मॉनिटर किया जाता था, और अगर कहीं पर जरा सा भी ऐसा लगता कि इन कार्यक्रमों में सीसीपी की आइडियोलॉजी से इतर कुछ हो रहा है तो तुरंत ही उन सेमिनार्स या गैदरिंग को बंद करवा दिया जाता और लोगों को डिटेन करवा लिया जाता। दोस्तों, 1982 से लेकर आज तक चीन में धार्मिक स्वतंत्रता के बावजूद ऐसे ही हालात बने हुए हैं। आज भी चीन में उन्हीं धर्मों से जुड़े लोग सार्वजनिक रूप से अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं जो चीन सरकार द्वारा अप्रूव्ड है, जिसमें बुद्धिज्म, ताओइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम शामिल है। शहरों में भी धर्म पर टाइट कंट्रोल रखा जाता है। क्रिसमस का जश्न स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में प्रतिबंधित है। पब्लिक प्रेयर मीटिंग्स करना आज भी बहुत जगहों पर अपराध माना जाता है। क्रॉस या हिजाब जैसे धार्मिक सिंबल्स पहनना भी अपराध की ही श्रेणी में आता है। यानी रिलीजियस फ्रीडम देने के बाद भी सरकार ने हर उस चीज को खत्म कर दिया जो कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग हटकर किसी भी तरह के फेथ का सिंबल बन सकती है। कंक्लूजन। दोस्तों, आज भी चीन की मस्जिदों और गिरजाघरों में कम्युनिस्ट लीडर्स की तस्वीरें लगाना और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगाना अनिवार्य है, और इस अनिवार्यता के बावजूद चीन में इसे धार्मिक स्वतंत्रता का नाम दिया जाता है। जबकि असलियत यह है कि चीन में भले ही बहुत बड़ी संख्या में लोग छिप छिप कर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करते हों, लेकिन असल में उन्हें अपने धर्म को लेकर कोई भी अधिकार नहीं है। एक तरह से आज भी चीन उसी कल्चरल रेवोल्यूशन की ही आग में जल रहा है, जहां माओ जेडोंग ने अपने देश से धर्म और पुराने ट्रेडिशंस को खत्म करने की शुरुआत की थी। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि चीन के आधुनिक इतिहास में उसके सबसे बड़े नायक माने जाने वाले माओ जेडोंग ने
चीन से धर्म को खत्म कर दिया।